ये डायग्राम हम लोगों ने कल भी देखा था। लास्ट में छोड़ते हुए मैंने कहा था कि विल स्टडी स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन द टुमारोज क्लास। सो दिस इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसमें अगर आप ये पूरा फ्लावर को देख सकते हैं तो इसमें देखिए फ्लावर में बहुत सारे विंग्स हैं, बहुत सारे पेटल्स हैं। लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज, प्लांट लेआउट, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा, प्रोसेस का डिजाइन क्या होगा, प्रोडक्शन की प्लानिंग हम कैसे करेंगे, मटेरियल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसी के साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट। ये कंप्लीट इसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो स्टडी वन बाय वन क्या क्या होते हैं स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो सबसे पहला हो गया लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज। लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज का मतलब है वेयर आर मेन ऑपरेशन शुड बी बेस्ड। हम अपना जो प्लांट लेआउट लगाएंगे, हम अपना जो प्लांट फैक्ट्री लगाएंगे, वो कहाँ पे लगाने वाले हैं, कहाँ पे हम मेन ऑपरेशंस करने वाले हैं। जैसे अगर आप टाटा स्टील जानते हो तो टाटा स्टील एक ऐसे जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे उसको पास में आयरन ओर भी मिल जाता है, जो कि आपका उड़ीसा और झारखंड का बॉर्डर है, वहां से उसको आयरन का ओर मिल जाता है। कोयला उसको बंगाल और झारखंड के बॉर्डर से मिल जाता है, जैसे कि रानीगंज हो गया, वेस्ट आपका खुद झारखंड हो गया। इन सारी जगह से आपको उसको कोयला भी मिल जाता है। उसको पानी जो चाहिए वो उसको स्वर्ण रेखा से भी मिल जाता है और साथ साथ डीवीसी से भी मिल जाता है। डीवीसी मतलब दामोदर से भी, उससे भी मिल जाता है। और भी अदर सोर्सेज हैं जिसका वाटर के लिए वो इस्तेमाल करती है। अगर उसको लाइमस्टोन चाहिए, वो भी हमारे पास झारखंड में रिच सोर्स ऑफ लाइमस्टोन है। रोड कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए उन्होंने खुद से रोड्स भी बनाए, सारे कुछ पूरा डेवलप करा है सारी चीजों को। ऐसे स्ट्रैटेजिकली डेवलप करा है कि उनका हर जगह से ट्रांसपोर्टेशन इजी हो। एंड टाटा स्टील इज वेरी वेल कनेक्टेड टू रेलवे लाइंस। रेलवे लाइंस के आसपास है तो उनको ट्रांसपोर्ट भी, चाहे वो रॉ मटेरियल ला रहे हो चाहे अपनी फिनिश गुड को पहुंचा रहे हो, दोनों केस में उनके लिए वो सब कुछ बहुत इजी और इकोनॉमिकल हो जाता है। तो लोकेशन फैसिलिटी लेआउट या लोकेशन फैसिलिटीज को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो बेसिकली हम प्लांट लोकेशन के बारे में बात करते हैं। लोकेशन ऑफ द फैसिलिटीज ऑफ ऑपरेशन is a long-term capacity design या decision which involves a long-term commitment about the geographically static factor that affects the business organization. Geographically static factor, आप की फैक्ट्री कहीं पर भी हो, वहां पे जो मिनरल का कंटेंट है वो उसकी वजह से चेंज नहीं हो जाएगा क्योंकि आपने वहां पे फैक्ट्री लगाने को सोचा है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैंने फैक्ट्री लगाने का सोचा है कि मैं एक सोलर पैनल या सोलर पावर प्लांट लगाना चाहती हूँ, तो सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए मुझे वैसी जगह ढूंढनी होगी जहां पे मुझे सनलाइट ज्यादा मिले। वो नहीं कि मैंने जहां पे अपनी फैक्ट्री लगा ली, अब मैं बोलूंगी सन थोड़ा अब इधर की तरफ हो जाओ, वैसा हो नहीं सकता है। तो जोग्राफिकली स्टेटिक फैक्टर्स मतलब जोग्राफी विल नॉट चेंज, वी विल हैव टू एडजस्ट आवर बिजनेस अकॉर्डिंगली। और उसके हिसाब से हमें लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, बिकॉज फैक्ट्री एक ही बार लगता है, बार बार हम फैक्ट्री को इधर से उधर मूव नहीं करते रहते। तो काफी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा होता है। और इसमें हम बेसिकली जोग्राफिकली स्टेटिक फैक्टर्स के ऊपर में फोकस करते हैं कि हमें जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो कहाँ इसके आसपास होंगे या नहीं होंगे, हम उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगे। The purpose of location study is to find the optimal location that will result in greatest advantage to the organization. ऐसी जगह जहां पे हम फैक्ट्री लगाए जिससे कि हमें ग्रेटेस्ट एडवांटेज मिल जाए। ग्रेटेस्ट एडवांटेज का मतलब क्या है कि हमें रॉ मटेरियल्स भी इजी से मिले, हमें जो ट्रांसपोर्ट हो वो भी इजी पड़े, हमारा जो पूरा प्रोसेस हो वो इकोनॉमिकल हो जाए। एडवांटेज किसी भी फैक्ट्री का तभी होता है जब उसके लिए चीजें इकोनॉमिकल हो जाती हैं, कम पैसे पड़ते हैं। ठीक है। तो लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज, उसके बाद आता है प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग इज अ सेकंड स्टेज, जिसमें प्लांट लेआउट और मटेरियल हैंडलिंग देयर आर टू पार्ट्स। Plant layout is basically the plan of the optimum arrangement of facilities, including personal operating equipment, storage space, material handling equipments, and all other supporting services, along with the design of the best structure to contain all these facilities. प्लांट लेआउट बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है
जैसे मान लीजिए आप अपना घर देख लीजिए, सबको अपना अपना घर देखिए अच्छे से। आपका मतलब ऐसा नहीं कि घुसते के साथ में किसी का वॉशरूम से हो जाता है, वैसा होता है क्या? है? नो मैम। नो। नहीं। हम उस तरह से डिजाइन करते हैं, जब अपने घर ही को हम बना रहे हैं तो हम गुस्से के साथ क्या बनाते हैं कि देयर शुड बी ड्राइंग रूम, ऐसा जिसमें गेस्ट आए तो हम उन्हें बिठा सके। ठीक है। उसके बाद हमारे जो मास्टर बेडरूम्स होते हैं या जो हमारे बेडरूम्स होते हैं, उनको हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि ताकि उसमें थोड़ी सी प्रिवेसी रहे, कि कोई भी ऐसे आके घुस ना जाए, तो वो थोड़ी सी प्रिवेसी मेंटेन कराते हैं। हमारा किचन का जो स्पेस होता है वो इस तरह से होता है कि उसकी जो खिड़कियां है वो बाहर की तरफ खुले हमेशा, ताकि वहां, क्योंकि हमेशा कुछ खाना बनेगा तो उसमें से जो धुआं वगैरह होता है, स्मोक, वो सब बाहर निकल सके। तो एकदम आप एकदम नॉर्मल जो घर बनाते हैं ना, उसका भी हम जब लेआउट डिजाइन करते हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम तो यहाँ फैक्ट्री बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हर एक दिन हमको खर्चा आ सकता है अगर हमने उसके लेआउट में गड़बड़ की है तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टील फैक्ट्री है, स्टील फैक्ट्री में ज्यादातर देखा गया है कि जहाँ ब्लास्ट फर्नेस और कोक ओवन दोनों पास पास रखा जाता है, क्योंकि फर्नेस में क्या करते हैं, हम जला करके आग जलाते हैं और आग जलाने से आयरन ओर को पिघलाते हैं, और पिघला करके फिर उसमें से हम आयरन निकालते हैं। तो जहां पर हमारा फर्नेस है, जहां हम जला रहे हैं, वहीं पर हमारा पास में ही हमारा जो फ्यूल होना चाहिए उसका सोर्स पास में ही होना चाहिए। हमारा फ्यूल क्या है, इसमें कोयला है, तो कोयला भी पास में ही होना चाहिए। तो कोयला हम नॉर्मल कोयला स्टील फैक्ट्री में यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हमें कोक का जरूरत होता है। तो हम बगल में ही कोक ओवन रखते हैं अपना प्लांट, ताकि हम कोयले को कोक में बदल सके, और कोक में बदलने के बाद उसको हम फिर फर्नेस में तुरंत ला सके। तो बहुत पास पास होना चाहिए। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आप हम लोग वही चिप्स बनाते हैं, तो अगर हम चिप्स बना रहे हैं तो जहां पे हम आलू को छीलने का प्रोसेस रखे हैं, आलू को छील रहे हैं, छीलने के तुरंत बाद अगर हमें इसे कटिंग करनी है तो जो कटिंग करने की मशीन है वो पास में ही होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है अब यहाँ पर है, अब हम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर लेके जाते हैं, चलो उसको कटवा कर आते हैं, वैसा होगा तो हमारा बहुत सारा कॉस्ट जाएगा इसमें। ओके। तो प्लांट लेआउट का जो प्लांट लेआउट बेसिकली फोकस करता है आपकी मशीन्स को हम कैसे अरेंज करते हैं, मशीन्स के साथ साथ जैसे जो पर्सनल्स होंगे, मतलब हमारे ऑफिसर्स कहाँ पे होंगे, हमारा स्टाफ कहाँ बैठेगा, ऑपरेटिंग इक्विपमेंट कैसे रखेंगे, स्टोर कहाँ पे रहेगा हमारा। ठीक है। इन सारी चीजों को हम कैसे अरेंज करेंगे ताकि हम ऑप्टिमल डिजाइन बना सके। आप पुराने घरों में देखेंगे कि मतलब वो 10 डेसिमल 20 डेसिमल में भी बना है तो भी आप बहुत सारा रॉन्ग स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं कि प्रॉपरली जगह नहीं, एक लाइन से सब घर बना दिया, मतलब लॉज जैसा घर बना दिया। और वहीं पे आजकल आप घरों का डिजाइन देखेंगे तो 1200-1500 स्क्वायर फीट में भी पूरा 2 फ्लोर का घर और सब कुछ बना देते हैं, 3 BHK के घर बना लेते हैं, पूरे एकदम प्रॉपर बना लेते हैं। तो ये मेनली बिकॉज इस वजह से होता है तक क्योंकि हम लेआउट डिजाइन प्रॉपर करते हैं। तो लेआउट डिजाइन मेनली हम प्लांट के लोकेशन में ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स हमारे कैसे रहेंगे, लोग कैसे बैठेंगे, स्टोरेज स्पेस कैसा होगा, उसका डिजाइन बनाते हैं। मटेरियल हैंडलिंग में इन बिटवीन दीज ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स हमारा सामान कैसे मूव करेगा, उसको हम मटेरियल हैंडलिंग में उसका ध्यान रखते हैं। Material handling refers to movement of material from the storeroom to the machine and from one machine to the next during the process of manufacture. जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमारा जैसे स्टोर से हमने सामान निकाला, तो स्टोर से सामान निकाल के कौन सी मशीन में पहले जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा, ये पूरा जब मैकेनिज्म बनाते हैं उसको हम मटेरियल हैंडलिंग कहते हैं। अगर आपने मटेरियल हैंडलिंग प्रॉपर करी तो आप बहुत कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर मटेरियल हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं करी है तो आपका कॉस्ट 50 to 75% तक बढ़ सकता है, बिकॉज मटेरियल हैंडलिंग आपका 50 to 75% ऑफ द इंटायर कॉस्ट आपको मटेरियल्स पे ही लगता है। आपने फैक्ट्री तो बना ली, उसके बाद जो रेगुलर आपका जो कहते हैं ना डेली एक्सपेंसेस का हिस्सा, वेरिएबल एक्सपेंसेस का हिस्सा आपका मटेरियल ही है, तो वो आपके कॉस्ट को ऊपर नीचे बहुत आराम से कर सकता है। तो दिस इज प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग।
उसके बाद आता है प्रोसेस डिजाइन। प्रोसेस डिजाइन में हम लगता है मेरा प्रोडक्ट डिजाइन का स्लाइड इसमें से डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं। प्रोसेस डिजाइन में हम फोकस करते हैं कि व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। हमें पूरे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पूरे प्रोसेस का जब हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, मतलब एक नक्शा बनाते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो उसको हम प्रोसेस डिजाइन कहते हैं। ये पूरा एक रूट आपको बताता है कि आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कैसे कन्वर्ट होगा। दिस डिसीजन encompasses the selection of process, choice of technology, process flow analysis and layout of the facilities। आपका कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे, पूरा प्रोसेस आपका कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म होगा, प्रोसेस फ्लो एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, और लेआउट ऑफ द फैसिलिटीज। लेआउट ऑफ द फैसिलिटीज, आपने जो आपका इक्विपमेंट्स लगा रखा है, मशीनरी लगा रखी है, तो कौन सी चीज पहले होगी कौन सी चीज बाद में होगी, इसका पूरा जो डिजाइन बनाते हैं उसको हम प्रोसेस डिजाइन कहते हैं। Process design is to analyze the workflow for converting raw material into finished product and to select the workstation for each individual work। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस डिजाइन होता है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से पहले जो मेरा स्लाइड मिस हो गया है, दैट इज प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन में बेसिकली हम फोकस करते हैं कि हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, हमारा प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, हम प्रोडक्ट का डिजाइन कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 कंपनी है या 10 कंपनी है, सभी की सभी कोल्ड ड्रिंक ही बनाती है, तो हमारा कोल्ड ड्रिंक दूसरे के कोल्ड ड्रिंक से कैसे डिफरेंट होगा, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, ये प्राइसिंग कैसी होगी, मतलब प्राइसिंग के हिसाब से उसकी पैकेजिंग डिपेंड करेगी। तो आप वो जो प्रोडक्ट का डिजाइन बनाते हैं कि हाउ यू प्रोडक्ट विल लुक, what will be the size of the product, what will be the quantity of the product, what will be the ingredient used in the product, वो सब प्रोडक्ट डिजाइन होता है। और उसके बाद होता है प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग के बाद होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में देयर आर 5 थिंग्स, और प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में ही उसका एक अलग पेपर ही होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, इंजीनियरिंग वगैरह में। शॉर्ट में production planning is basically the principle of planning things and controlling accordingly। जैसे कि first plan your work then work on your plan, इस प्रिंसिपल पे काम करता है प्रोडक्शन प्लानिंग, कि आपने जो प्लान करा है उसका आप रेगुलर फॉलोअप करें ताकि आपका जो डेविएशंस हो वो ना हो, या डेविएशंस बहुत कम हो, बहुत मिनिमल डेविएशंस हो। डेविएशन का मतलब हमने जो प्लानिंग करी है अगर हमने उसे नहीं किया, हमने जो सोचा था, हमने हमारी चीजें बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल लाइज इन द स्टेटमेंट, फर्स्ट प्लान योर वर्क एंड देन वर्क ऑन योर प्लान। द मेन फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंक्लूड्स, पहले होता है प्लानिंग, उसके बाद रूटिंग, उसके बाद शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड फॉलो अप। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्लान करते हैं कि हम मान लीजिए चिप्स बना रहे हैं, तो हम चिप्स कैसे बनाएंगे। चिप्स बनाने का 2-3 तरीका है। पहला तो हो सकता है जैसे कि अगर आप अंकल चिप्स की तरह वाला चिप्स बनाएंगे जिसमें कि हम आलू को छिलते नहीं। दूसरा हो सकता है बिंगो टाइप का चिप्स बनाएंगे जिसमें कि आलू का जो स्क्वायर होता है, आलू जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है, वो स्क्वायर गोल गोल ऐसे कटा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तीसरा हो सकता है कि आप जैसे लेस बनाता है वैसे टाइप का बनाएंगे कि उसको कट करेंगे, उसको पूरा एकदम डीप फ्राई कर देंगे। चौथा कर सकते हैं जो आपके घरों में बनता है कि आप उसको काट लेते हैं, काट के उबाल लेते हैं, उबाल के उसको धूप में सुखा के रख देते हैं, और व्हेनेवर यू नीड यू सिंपली फ्राई इट अप। तो एक ही चिप्स बनाने का 3-4 तरीका है, तो आपका कौन सा तरीका है ये आप प्लान करेंगे। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और कौन करेगा। कौन करेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चिप्स बनाना है, घर में ही बनाना है, कौन बनाएगा, मम्मी बनाएगी, तुम बनाओगे, हम बनाएंगे, कौन बनाएगा। तो who will do it, how it will be done, when it will be done and what is to be done is part of planning। प्लानिंग एक
ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। कहाँ है और कहाँ जाना चाहते हैं, इनके बीच का एक रास्ता बताने का तरीका है आपका प्लानिंग। ठीक है, तो पहले आप प्लानिंग करेंगे, उसके बाद आप रूटिंग करेंगे। रूटिंग और शेड्यूलिंग में बहुत सारा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। रूटिंग में हम वो रास्ता चूज करते हैं कि हम उस रास्ते तक कैसे जाएंगे। जैसे मान लो आपको भी कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है, तो आप अपना रास्ता तय करते हैं ना। कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुझे पिस्का मोड़ से रांची वुमेन्स कॉलेज आना है, तो पिस्का मोड़ से हम सीधे रातू रोड आए, रातू रोड से हम कचहरी चौक आए, कचहरी चौक से सीधा हम वुमेन्स कॉलेज आ जाए, दैट इज वन वे आउट। दूसरा रास्ता है हम पिस्का मोड़ से वो रातू रोड के दुर्गा मंदिर में आए, दुर्गा मंदिर से पीछे वाला जो रास्ता है जो आयम की तरफ निकलता है, हम आयम की तरफ से उधर से निकल के करम टोली से होते हुए फिर हम आए कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज। तीसरा रास्ता हो सकता है कि हम करमटोली ना जा करके लेकिन वही पीछे के रास्ते से आए, करमटोली नहीं जाएंगे, हम बीचों बीच रेडियम रोड से निकल करके फिर उधर से निकल के आए। तो ये आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। प्लानिंग आपका वही है, प्लानिंग आपका वही है, पिस्का मोड़ से आपको आना है रांची वुमेन्स कॉलेज, लेकिन यहाँ अलग अलग आपने रास्ते चुने। वैसे ही जब आप कोई चीज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वहां पे भी आप अलग अलग रास्ते चूज कर सकते हैं। तो रास्ता चूज करना, दैट इज कॉल्ड रूटिंग। रूटिंग में बी डिफाइंड एज अ सिलेक्शन ऑफ पाथ, और यहाँ पे एक मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड आपको ओआर का क्लास होगा उसमें भी मैम बताएंगे, अदरवाइज फिर हम इसमें बताएंगे। तो रूटिंग में बी डिफाइंड एज द सिलेक्शन ऑफ पाथ which each part of the product will follow, which being transformed from raw material to finished product। जब भी हम रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो आपका जो पूरा प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएगा, कौन सा रास्ता चूज करेगा, व्हाट द प्रोसीजर योर प्रोडक्ट विल फॉलो ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम रूटिंग कहते हैं। रूटिंग में जैसे मान लीजिए कि अगर हम चिप्स बना रहे हैं और डीप फ्राइड चिप्स बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या उसको हम वॉश करेंगे या सबसे पहले उसको पील करेंगे, मतलब उसको छीलेंगे या पहले धोएंगे, वो वो एक रास्ता आपको बनाना होगा, वो आपको प्लान करना पड़ेगा। तो ईच पार्ट में आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं, रास्ता मतलब ये नहीं कि रोड, कौन सा पाथ, क्या चीज पहले होगा क्या चीज बाद में होगा, ये जब आप बनाते हैं तो उसको हम रूटिंग कहते हैं। हमेशा एडवाइजेबल है कि वी चूज द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब सबसे आसानी से हमारा काम जैसे हो जाता है, हम वो काम जल्दी करेंगे, वो काम हम पहले करेंगे। अगर हमें हाथ से अगर बनाना हो चिप्स, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम उसको पहले बॉईल कर लेंगे और उसका छिलका उतारना हमारे लिए इजी हो जाता है। किसी को ऐसा लग सकता है कि हम पहले छील लेते हैं उसके बाद उसको डायरेक्टली बॉईल कर देंगे, किसी को लगता है नहीं उसको वॉश करेंगे, उसको फिर पील करेंगे, फिर उसको कट करेंगे, फिर बॉईल करेंगे। देयर कैन बी अदर लाइक डिफरेंट पाथ ऑफ डूइंग द सेम थिंग, लेकिन जो सबसे मोस्ट एडवांटेजियस पाथ है वो आपको चूज करना चाहिए। उसके बाद आता है शेड्यूलिंग। सारे प्रोसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर शेड्यूलिंग में हम determine करते हैं प्रोग्राम फॉर द ऑपरेशन। शेड्यूलिंग में बी डिफाइंड एज द फिक्सेशन ऑफ टाइम एंड डेट फॉर ईच ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए आप लोग सब क्या करते हैं, रूटीन बनाते हैं ना, तो रूटीन बना जैसे हो गया बगल वाले दोस्त का सिलेक्शन हो गया IBPS PO, तब तक तो हमें होश नहीं आता, जब मेरे बगल वाले एकदम दोस्त का हो जाता है ना तब लगता है नहीं भाई आज से हमको भी पढ़ना पड़ेगा, हम भी करते हैं। कोई अनजान लोगों को कुछ होता है तो थोड़ी फर्क पड़ता है, पहचान लोगों का होता है तब थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो जोश में आ गए, जोश में आने के बाद हम क्या करते हैं, हम रूटीन बनाने लगते हैं। तो जब हम रूटीन बनाते हैं और अपने दीवार पर चिपकाते हैं कि नहीं हम भी आज इसके जैसा हम रूटीन में लिखे हम बिल्कुल वैसा ही पढ़ेंगे, तो वहां पे आप क्या करते हैं, आप अपना फिक्स करते हैं टाइम, भाई अलार्म इतने घंटे पढ़ेंगे, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये अलार्म इतने बजे पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, और सबका टाइम एक एक घंटा करके आप फिक्स कर देते हैं। उसी तरह से फिक्सेशन, दैट इज शेड्यूलिंग बेसिकली। तो जब आप प्रोडक्ट प्लानिंग कर रहे हैं तो उस समय शेड्यूलिंग में हर एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा उसको हम शेड्यूलिंग कहते हैं, कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो अगर वो एक दिन से ज्यादा लगता है तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए डेट फिक्स करने पड़ते हैं।
तो किस डेट में आपका प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होगा, किस डेट में खत्म होगा, कितना टाइम लगेगा, इसको हम शेड्यूलिंग कहते हैं। जब आप प्रोडक्शन की फील्ड में, मैनेजमेंट की फील्ड में बात करते हैं, तो मैनेजमेंट की फील्ड में वी कॉल इट टैट, TAT, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो बैंकिंग वालों को आप सुनेंगे कि हमारा टैट इतना है, हमारा टर्न अराउंड टाइम इतना है। तो टर्न अराउंड टाइम बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि आपको कोई भी काम करने के लिए जब असाइन किया गया है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम, जितने टाइम में आप ये चीज फिनिश कर सकते हैं। सो दैट इज शेड्यूलिंग। और शेड्यूलिंग में हम बेसिकली हर एक चीज का टैट ही डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है डिस्पैचिंग। Dispatching is concerned with starting the processes. It gives necessary authority so as to start the particular work and which has already been planned under routing and scheduling. जो काम जब शुरू करना है वो काम तभी शुरू हो जाए, उसके लिए आप जब अपना कंसर्न देते हैं, आप जब रिलीज ऑर्डर देते हैं कि इस काम अब शुरू किया जाए, यलगार हो। टीवी में सुना है ना, टीवी में देखा होगा, जब दो पार्टीज के बीच में लड़ाई होता है तो कैसे वो चिल्लाते हैं, एक कोई चिल्लाता है यलगार हो, तो कोई बिगुल बजाता है, तो कभी आप देखे होंगे नार्निया में देखे होंगे बड़ा सा बूफर लेकर के बजाता है। तो ये जो जो हम अपना काम शुरू करने के लिए जब हम ऑर्डर्स पास करते हैं, उसको हम डिस्पैचिंग कहते हैं। डिस्पैचिंग अगर आप कंपनीज के टर्म्स में बात करेंगे, जब हम चीजों को आउटसोर्स करते हैं या फिर हम किसी को काम करने के लिए देते हैं, तो उसको हम प्रोडक्ट ऑर्डर कहते हैं या फिर प्रोडक्शन ऑर्डर। नॉर्मली आप सुनते होंगे PO रिलीज हुआ, तो PO रिलीज इज बेसिकली दैट प्रोडक्शन ऑर्डर जो कि डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट आपको देता है। एक्सेप्टेंस कि हाँ भाई अब तुम काम शुरू करो, और हर एक चीज को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास होता है फॉलो अप। द फंक्शन ऑफ फॉलो अप इज टू रिपोर्ट डेली द प्रोग्रेस ऑफ वर्क इन ईच शॉप इन अ प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मर एंड टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द प्लान परफॉर्मेंस। हर एक डिपार्टमेंट का काम को चेक करना, हर एक डिपार्टमेंट के काम के डेविएशंस को आइडेंटिफाई करना और उसका रीजन आइडेंटिफाई करना कि भैया तुमको जो काम दिया था वो काम हुआ क्यों नहीं। तो दिस इज बेसिकली प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, भाई प्लान कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया, तो हमें क्वालिटी का भी तो ध्यान रखना है। तो क्वालिटी कंट्रोल इज अ सिस्टम दैट इज यूज्ड टू मेंटेन अ डिजायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी इन द प्रोडक्ट सर्विस। यहाँ पे ये एक चीज बहुत ही ज्यादा मायने रखती है कि डिजायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी। ये नहीं है कि राइट क्वालिटी या मतलब बेस्ट क्वालिटी, वैसा कुछ नहीं है। डिजायर्ड क्वालिटी, हमने जो डिजायर करा है, हमने जो प्लान करा है, वो वाली क्वालिटी आ रही है या नहीं। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल में बी डिफाइंड एज अ सिस्टम दैट इज यूज्ड टू मेंटेन अ डिजायर्ड लेवल ऑफ क्वांटिटी in the product or service. Quality control can also be defined as an industrial management technique by means of which product of uniform acceptable quality is manufactured. Uniform acceptable quality मतलब हर समय जब भी हम कोई चीज बना रहे हैं, वो हमेशा एक ही लगे। ये नहीं है कि आज जो हम खाना खा रहे हैं और कल खाना खा रहे हैं, दोनों का टेस्ट अलग अलग हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। दोनों सेम होना चाहिए। या एवरी टाइम आई बाय अ क्लासमेट कॉपी इट शुड बी ऑफ द सेम क्वालिटी। एवरी टाइम आई ईट मैगी इट शुड टेस्ट द सेम। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेप्टेबल क्वालिटी। हर बार जो भी आप प्रोड्यूस करें इट शुड बी द ऑफ सेम क्वालिटी, और इसके लिए आपको स्पेसिफिकेशन पहले से प्रोडक्ट डिजाइन के टाइम में ही स्पेसिफाई करने होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आपको हेल्प करता है कि आप उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करना। और ये जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का, वो यही होता है टू इम्प्रूव द कंपनीज इनकम बाय मेकिंग द प्रोडक्शन मोर एक्सेप्टेबल टू द कंज्यूमर्स। जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी होती है उतने ही अच्छे उतने ज्यादा सारे आपके कंज्यूमर्स होंगे, आपके कस्टमर्स होंगे। तो बाय प्रोवाइडिंग लॉन्ग लाइफ, ग्रेटर यूजफुलनेस, मेंटेनेबिलिटी एंड ऑल, आप मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एल्योर कर सकते हैं, या फिर जिससे कि उससे क्या होगा, कंपनी का वेल्थ बढ़ता है। फिर ज्यादा कस्टमर्स होंगे, लॉयल कस्टमर्स होंगे, बार बार आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो आपका क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। उसके बाद क्या होता है, टू रिड्यूस कंपनीज कॉस्ट
थ्रू रिडक्शन ऑफ लॉसेस ड्यू टू डिफेक्ट्स, क्योंकि हम रेगुलरली चेक करते हैं और एक फॉलोअप का तरीका होता है क्वालिटी कंट्रोल, इसीलिए आपका क्या होता है कि लॉसेस की कमी करवाता है, वो बार बार कहाँ पे डिफेक्ट हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको जल्दी ठीक करवाना है। टू अचीव इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, हम यहाँ से नहीं कहीं और काम करवा सके, इसके लिए जरूरी है कि दोनों जगह क्या है कि सेम टाइप की क्वालिटी फॉलो हो, सेम टाइप का प्रोसेस फॉलो हो। तो ये इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलाउ करेगा अगर सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे तो। टू प्रोड्यूस ऑप्टिमल क्वालिटी एट रिड्यूस प्राइस, ऑप्टिमल क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि हमने जैसा सोचा वैसा एंड विथ मैक्सिमम इफिशिएंसी, दैट इज ऑप्टिमल। ऐसा नहीं कि हम शोषण करने लगते किसी चीज का, ऑप्टिमल इज अ डिफरेंट थिंग और मैक्सिमम इज डिफरेंट थिंग। मैक्सिमम में मतलब होता है कि हमने इतना सा इनपुट दे करके इतना आउटपुट निकाल लिया, जितना ज्यादा हम उसमें से आउटपुट निकाल सकते हैं दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ मैक्सिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है कि जितनी जरूरत हो उतनी, ठीक है। तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते, ऑप्टिमल क्वालिटी रखते ताकि हम अपने प्राइसेस को रिड्यूस कर सकें। उसके बाद आता है टू इंश्योर सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर विद प्रोडक्शन और सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी लेवल, टू बिल्ड कस्टमर गुडविल कॉन्फिडेंस एंड रेपुटेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर। हम कोई भी चीज, कोई भी प्लानिंग करते हैं, हमारा जो गुड कहते हैं ना ड्रीम्स का हिस्सा, अगर प्रोडक्ट्स में, अगर हम ड्रीम में हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं मान लो, तो हम में से जो भी बंदा उस प्रोडक्ट का ड्रीम कर रहा है हमेशा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे किसी फंक्शन के लिए रेडी होना है, या फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे पास पैसे होंगे तो हम ये खरीदेंगे, तो पैसे होंगे तो ये खरीदेंगे, तो जो ये होता है वो ये हमेशा हमेशा हमारे ध्यान में होता है कि इट शुड बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी। कोई ऐसा सोचता है कि नहीं खराब सा सड़ा हुआ सा सामान खरीदेंगे, वैसा कोई नहीं सोचता है। तो हमेशा हम हमेशा हाई क्वालिटी चीजें लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि हाँ वट एवर आई हैव इट शुड हैव अ वेरी हाई क्वालिटी, और ये हाई क्वालिटी ही आपको कस्टमर्स में आपके प्रोडक्ट का गुडविल बनाने में हेल्प करती है। कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट के ऊपर होता है लोगों को, रेपुटेशन उस प्रोडक्ट का मार्केट में बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैक का लिपस्टिक, मैक का लिपस्टिक लगाने से मुझे पता है कि ये ठीक है, वट एवर आई एम यूजिंग इट्स वेरी गुड। या फिर अगर अभी टीवी में आप ऐड देखते हैं ममा अर्थ, तो ममा अर्थ लगाने के बाद लगता है कि नहीं यस आई एम यूजिंग समथिंग हर्बल। तो ये चीज, ये आपके दिमाग में वो कॉन्फिडेंस, ये क्वालिटी कंट्रोल ही है जो आपके दिमाग में ये कॉन्फिडेंस लाता है कि वट एवर आई एम यूजिंग इज ऑफ गुड क्वालिटी। To make inspection prompt to ensure quality control and to check the variation during manufacturing, कोई भी चीज जहां भी क्वालिटी कंट्रोल का, जहां से भी क्वालिटी को खराब होने का चांसेस है उसको रेगुलरली इंस्पेक्ट करना और वेरिएशंस को चेक करते रहना कि भाई हमने जो एक्स बोला था वो एक्स ही हो रहा है, एक्स माइनस 1 2 3 कुछ भी नहीं चलेगा। क्वालिटी कंट्रोल को ध्यान रखना, क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली प्रोडक्शन का हिस्सा है जो कि एक फॉलो अप प्रोसेस है। जब काम शुरू हो जाता है तब हम रेगुलरली चेक करते रहते हैं कि हमने जो प्लानिंग करी थी चीजें वैसी हो रही है नहीं हो रही। उसके बाद आता है मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट is the aspect of management function which is primarily concerned with the acquisition, control and use of material. एक्विजिशन मतलब हम सामान, अपना रॉ मटेरियल कहाँ से खरीद रहे हैं, हमारा सप्लायर कौन है। सप्लायर जब सामान लेके आ रहा है तो उसका हम कंट्रोल कैसे करें, जैसे जिसको कि हम इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। इन्वेंट्री हम कैसे, कितना सामान खरीद रहे हैं, कितना सामान कहाँ रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं तो उसको कैसे वेस्ट कर रहे हैं, कैसे डिस्पोज कर रहे हैं, उसके पीछे मेरा कितना कॉस्ट जा रहा है, उस कॉस्ट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ कंट्रोल। एंड यूज ऑफ मटेरियल, जो भी सामान हमने खरीदा है, एक्वायर करा है, क्या हम उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ हिस्सा होता है मटेरियल मैनेजमेंट का। मटेरियल मैनेजमेंट आपको बेसिकली पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका जो मटेरियल्स है उसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, उसका एक्विजिशन, उसका कंट्रोल, उसका यूज कैसे हो रहा है, उन सबका एक बेसिक परफॉर्मा होता है, एक बेसिक प्री डिटरमाइंड फंक्शन है जो कि हम यूज करते हैं कि हाँ बस ऐसे ही चीजों को काम करना है। अगर मुझे 5 किलो चिप्स बनाना है तो आई विल बाय मान लीजिए 6 kgs ऑफ चिप्स पोटैटोज।
तो ये डिपेंड करता है आप पहले से कैसे अपना प्लान करें, तो वो सप्लायर कौन है आपका, कैसे आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, एवरीथिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। तो जब भी मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होता है कि हम पहले तो मिनिमाइज करें मटेरियल कॉस्ट, मतलब हम जहां से भी सप्लायर ढूंढे, हमारा सप्लायर हमें सब चीजें एकदम सबसे कम कीमत पे दे, तो हम मिनिमाइज करते हैं मटेरियल कॉस्ट को। उसके बाद टू परचेज, रिसीव, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर मटेरियल इफिशिएंटली एंड टू रिड्यूस द रिलेटेड कॉस्ट। चीजों को जब हमने खरीदा, पहला परचेज, खरीदा, उसे मंगवाया, ट्रांसपोर्ट कराया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले गए, स्टोर में उसको स्टोर में रखा, ये पूरा प्रोसेस इफिशिएंट होना चाहिए। बिकॉज क्या है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए आप कुर्ती बनवाते हैं, तो कुर्ती बनवा रहे हैं, मान लीजिए आप 2 मीटर या 2.25 मीटर का कपड़ा खरीदते हैं, और कपड़ा खरीदते हैं और उसके बाद आप उसे कुर्ती बनाते हैं, तो बहुत सारा कपड़ा है जो ऐसे वेस्टेज में चला जाता है, साइड साइड से कट गया, स्लीव्स निकल गए, ये हो गए। लेकिन आपने जो कुर्ती पहना, वो जिसमें जो कपड़ा पूरा इस्तेमाल हो रहा है, वो उसमें जो वेस्टेजेस निकल रहे हैं, आपने तो जब परचेज किया है तो उस वेस्टेज का भी तो आपने पैसा दिया है। ऐसा तो है नहीं कि आपको ऐसे ही फ्री में मिल गया कि नहीं इतना कपड़ा वेस्टेज होगा तो इसका पैसा हम काट देते हैं, वैसा तो होता नहीं। हम 2 मीटर या 2.5 मीटर या 2.25 मीटर जो भी हम कपड़ा खरीदे, हम पूरे कपड़े का पैसा दिए हुए होते हैं। तो हमारे लिए पूरा कपड़ा हमारा क्या है, रिसोर्स है। तो उस रिसोर्स में से अगर वेस्टेजेस बहुत ज्यादा होंगे तो हमारा क्या, वो मनी का लॉस है। तो जो परचेज कर रहे हैं हम, रिसीव कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, इन्वेंट्री पूरी, वो बहुत ही इफिशिएंट होनी चाहिए। टू कट डाउन कॉस्ट थ्रू सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, वैल्यू एनालिसिस एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, हम सिंप्लीफाई करें पूरे प्रोसेस को, स्टैंडर्डाइज करें। स्टैंडर्डाइजेशन से क्या होता है, हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस रखिए, सिंपल प्रोसेसेस रखिए, वैल्यू एनालिसिस करिए कि यस इस काम को करने से मेरा कितना वैल्यू एडिशन होगा मेरे प्रोडक्ट में, तो वैल्यू एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस पे भी ध्यान रखना है कि ये काम अगर हम नहीं करें, कोई और मेरे बदले कर दे, ये सामान अगर हम मंगा लें और हम खुद प्रोड्यूस ना करें, तो क्या मेरा कॉस्ट कम हो सकता है। इस तरह की एनालिसिस भी करते रहना जरूरी है। उसके बाद आता है टू ट्रेस न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड टू डेवलप कोडियल रिलेशनशिप with them in order to ensure continuous supply at reasonable rates. आपने environmental factors में पढ़ा होगा, internal environmental factors में suppliers is one of the biggest factor। आपका सप्लायर्स चाहे तो मान लीजिए आप 4 सप्लायर से अपना सामान, मान लीजिए एक ही सप्लायर से आप सामान ले रहे हैं, तो वो अगर मान लीजिए तय कर लेता है कि नहीं हम आपको नहीं देंगे सामान, आपका बहुत पैसा बाकी है, आप पहले हमको सामान पैसा दीजिएगा तभी हम आपको सामान देंगे, तो आपका क्या होगा, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। तो आपका आपके सप्लायर्स के साथ बहुत अच्छा टर्म्स होना चाहिए। आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ सप्लायर्स होने चाहिए ताकि आप एक पे ही कॉन्सेंट्रेट नहीं करें और एक ही के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए। ज्यादा नंबर ऑफ सप्लायर होने से क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा लोग, ऐसा भी हो सकता है जो मतलब आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि ये सप्लायर नहीं तो दूसरे सप्लायर से काम कराएंगे। तो रीजनेबल रेट्स पे काम कराना, कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप रखने से आप अपने सप्लायर्स के ऊपर आपका अपर हैंड रहेगा। अदरवाइज आपका सप्लायर आपको बहुत बुरी तरीके से फंसा भी सकता है, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद टू प्रोड्यूस इन्वेस्टमेंट tied in inventories for use in other productive processes and purposes and to reduce high inventory turnover ratio। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज का मतलब होता है इनपुट बाय, मतलब आउटपुट बाय इनपुट बेसिकली। तो हमारा जो हमेशा ये होना चाहिए कि उससे जो वेस्टेज, इन्वेंट्री हमने कितना लाया और हम किस उससे कितना प्रोड्यूस कर पाए, वो हमारा फोकस होता है जब भी हम पूरा मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं। तो हमारा जो पूरा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि जितना इनपुट हम लेके आ रहे हैं, मतलब जितना हम सामान खरीद रहे हैं, उसको पूरा ही पूरा इस्तेमाल करें, हम वेस्टेजेस को मिनिमम कर सके। तो अगर मान लीजिए कि हमारा जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मेन हमारा कोर प्रोडक्ट, अगर उसमें वो सामान नहीं लग रहा है या उसके बाद भी बहुत सारा वेस्टेज आ रहा है, तो उस प्रोडक्ट को भी जो वेस्टेजेस हैं उसको भी हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दूसरे चीज में क्या लगा सकते हैं, ये जब हम सोचते हैं तो वो भी एक मटेरियल मैनेजमेंट का हिस्सा है। जैसे कि जब भी कोई स्टील फैक्ट्री, अपना स्टील फैक्ट्री नहीं, आयरन फैक्ट्री,
आयरन ओर से जब वो आयरन निकाल रही होती है तो उसमें बहुत सारा बाय प्रोडक्ट्स भी आता है। बाय प्रोडक्ट्स मतलब बहुत सारे ऐसे केमिकल वाले इंड्यूस्ड मटेरियल होते हैं जो कि वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है, उसका वेस्टेजेस निकलता है। तो उस वेस्टेजेस को भी फैक्ट्रीज यूज करती हैं बाय प्रोडक्ट्स बना करके, और उसकी पैकेजिंग अलग की जाती है, उसका प्रोसेसिंग अलग किया जाता है और उससे भी पैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक गन्ने वाली फैक्ट्री जिसमें कि शुगर बनाते हैं, शुगर मिल है, तो वो चीनी बनाने के बाद गन्ना का बहुत सारा फाइबर जो ऐसे बच जाएगा, उसमें से पूरा हमने शुगर निकाल लिया, तो उसका जो वेस्टेजेस बच जाता है उसको भी, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, या फिर उसको पूरा कंपोस्ट में चेंज करके उसको मैन्योर्स बना सकता है, अगेन उसको एग्रीकल्चर फैसिलिटीज, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपका वेस्टेज है आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मटीरियल मैनेजमेंट। एंड द लास्ट वन इज मेंटेनेंस, हाउ यू मेंटेन एवरी स्टेप्स। तो मेंटेनेंस में सबसे पहले तो क्या होता है कि आप पूरे स्टेप्स में से जो भी पूरा प्रोसेस हो रहा है उसमें इंश्योर करेंगे कि मिनिमम ब्रेकडाउन्स हो। ब्रेकडाउन्स का मतलब काम चलते चलते रुके नहीं कहीं पे भी। So to achieve minimum breakdown and to keep the plant in good working condition at the lowest possible cost is the objective of maintenance management. सबसे मतलब कम से कम कीमत, कम से कम खर्चा किए हुए हम कैसे सारी चीजों को मेंटेन कर सकते हैं ताकि हम ब्रेक डाउन ना करें, कंपनी काम करते करते रुके नहीं, बंद ना हो जाए, मशीन खराब ना हो जाए, ये सब का ध्यान रखना है। To keep the machine and other facility in such a condition that permits them to be used at their optimal capacity without interruptions. मशीन्स को हम ऐसा इतने अच्छे से उसकी वेल बीइंग का ध्यान रखें कि वो बहुत लंबे समय तक चले, उसको हम पूरा ऑप्टिमली इस्तेमाल भी करें और वो टाइम टाइम पे खराब ना हो जाए। तो इसका हमको ध्यान रखना है। To ensure the availability of machines, building and services required by other sections of the factories for the performance of their function and at optimal return on investment. जब भी आपको पूरा कोई काम करवा रहे हैं तो वो जो भी मशीन्स है आपकी फैक्ट्री में उसका हम मल्टीपर्पज इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है उतने ही रिसोर्स है, हम उसको कितना ज्यादा और कितनी इफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द फोकस ऑफ इंटायर मैनेजमेंट स्टडीज। हम बस इसी पे फोकस करते ही हैं पूरे मैनेजमेंट में कि हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सके। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन मतलब हमारा जो भी मशीन, मैन पावर हो गया, मटेरियल हो गया, सबका इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए कि हम उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके और इंश्योर करें कि वो भी सही सलामत रहे। तो इसी को हम ऑप्टिमल यूसेज कहते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई स्कोप ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट में। सो